नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियली चाइना से J-10C को एक्वायर करने की बात की गई है और वो लोग अभी लगभग 25 J-10C एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाले हैं। अब इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से चाइना से J-10 को खरीदने के लिए कोशिश किया गया था और 2008 में जब पाकिस्तान की तरफ से चाइना की J-10A को इवैल्यूएट किया जा रहा था, तभी यूएस की तरफ से उनको एडिशनल F-16 ब्लॉक 52 को ऑफर कर दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने J-10A को छोड़ के F-16C और D को अपने फोर्सेस में शामिल कर लिया था और ये सभी जेट पाकिस्तान को मिलिट्री एड के तौर पर दिया गया था, तो उनको इनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो अभी जब पाकिस्तान चाइना से J-10C को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस डील को लेके भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इतना पैसा पाकिस्तान के पास कहां से आने वाला है, क्योंकि 2019 में जब चाइना की तरफ से J-10C को डिस्प्ले किया गया था, तो तब इसको बस $40 मिलियन की फ्लाईओवर कॉस्ट के साथ ऑफर किया गया था और ऑब्वियस बात है कि कंप्लीट जेट और उसकी पूरी वेपन पैकेज के साथ सेम एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को लगभग 2 गुना ज्यादा प्राइस के साथ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 25 J-10C की कॉस्ट $2 बिलियन के आसपास हो सकता है। और ऐसे में भी जिन J-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान अभी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें WS-10 इंजन का इस्तेमाल होने वाला है और इन इंजन की बात करें तो इनकी कॉस्ट भी लगभग $1 बिलियन के आसपास होने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में जब पाकिस्तान को हर 2 महीने में अपनी पुरानी लोन्स को चुकाने के लिए लगभग $1 से $2 बिलियन को अरेंज करने में भी दिक्कत हो जाता है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे $2 से $3 बिलियन की फाइटर जेट के डील को साइन करने वाला है, ये अभी सोचने वाली बात है। और इसको लेके अभी ज्यादातर चांसेस यही लग रहा है कि चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान को मिलिट्री एड के तौर पर इनको दिया जा रहा है, जिस तरीके से यूएस की तरफ से F-16 को पाकिस्तान को दिया गया था। और अभी शायद पाकिस्तान J-10C का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी होने वाला है। पहले की बात करें तो JF-17 को वाइडली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से राफेल की स्टैंडर्ड का फाइटर बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से पाकिस्तान की तरफ से अभी J-10 को इंडियन राफेल का काउंटर बताना शुरू कर दिया गया। ओब्वियस सी बात है कि J-10 एक बहुत ही बढ़िया मल्टीरोल फाइटर होने वाला है और पाकिस्तान की JF-70 से तो काफी बेहतर होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर इसको राफेल के साथ कंपेयर किया जाएगा तो ये कभी भी कई पैरामीटर्स में राफेल को मैच नहीं कर सकता है। अगला अपडेट टाटा की व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म यानी कि WHAV व्हीकल्स को लेके। सबसे पहले जब 2014 में टाटा की तरफ से WHAV व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था, तो उम्मीद किया गया था कि आगे चल के इसको बड़ी मात्रा में आर्मी में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी की बात करें तो अभी तक आर्मी में इसकी बस एक ही यूनिट को शामिल किया गया, जिसको अभी आर्मी की तरफ से सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2018 में इसको आर्मी की तरफ से एक्वायर किया गया था और तब से अभी तक आर्मी की तरफ से किए गए सभी क्रॉस कंट्री टेस्ट को पार कर चुका है और अभी इसको सिक्किम और लद्दाख जैसे रीजन में भी टेस्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अभी आर्मी की तरफ से इसको अपने फोर्सेस में शामिल करने के लिए कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजन की बात करें तो ये लगभग 25 टन के आसपास होने वाली है और इसमें एक 600 HP के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल करने में मदद कर सकता है और ये पानी में भी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तैर सकता है। अभी इसके लगभग 6 अलग अलग वेरिएंट को भी आर्मी को ऑफर किया गया था, जिसमें से इसके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मॉडल के अलावा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मॉडल जिसमें 30 mm का कैनन दिया जा रहा है, साथ ही इसके एक लाइट टैंक वर्जन को भी आर्मी को ऑफर किया गया था, जिसमें WHAV व्हीकल को एक 105 mm की मेन गन के साथ आर्मी को ऑफर किया गया था। लेकिन अभी तक आर्मी की तरफ से इसके बारे में कोई खास डिसीजन नहीं लिया गया था, पर अभी टाटा मोटर की तरफ से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को अभी आर्मी के अलावा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके लिए अभी टाटा मोटर्स की तरफ से इसकी कुछ प्री प्रोडक्शन यूनिट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे यूजर ट्रायल के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑफर किया जाएगा, जिसमें बेसिक के तौर पर एक 7.62 mm की मशीन गन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि आर्मी को जिस बेस वेरिएंट को ऑफर किया गया था उसमें 30 mm की कैनन मौजूद रहते थे। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ ही कैनन की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से टाटा मोटर की तरफ से इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है और लाइटर एमुनिशन को यहाँ पे दिया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। एएनआई की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत की तरफ से एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है।
अब इस बार की जो ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी, इसको उड़ीसा तट से फायर किया गया था और हमारी जो रेगुलर टेस्टिंग फैसिलिटी है यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था। तो बताया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट था जिसमें कुछ नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि इसमें कौन कौन से नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था और उसकी टेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा अभी भारत की तरफ से 11 जनवरी को भी ब्रह्मोस मिसाइल का एक और परीक्षण किया गया था जिसे INS विशाखापट्टनम से फायर किया गया था और अभी आज जो टेस्टिंग किया गया था इसको एक लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से फायर किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल अभी काफी हद तक पॉपुलर हो चुका है और आगे चल के अगले हफ्ते ही ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत अपनी पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी साइन करने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में ब्रह्मोस मिसाइल की बैक टू बैक सफल परीक्षण इसकी एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव असर डालने वाला है और अभी जितने भी देश ब्रह्मोस मिसाइल को आगे चल के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में आगे चल के इसको हासिल करने की जो इच्छा होने वाली है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी स्वीडिश ओरिजिन 84 सिस्टम को खरीदने के लिए ऑफिशियल ऑर्डर को प्लेस किया गया है। अब मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। 84 एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक वेपन है। जिस तरीके से रिकॉयललेस गन हुआ करते हैं, ये भी लगभग उसी कैटेगरी का एक वेपन है जिसको हम लोग चाहें तो क्लोज रेंज में एंटी टैंक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको दुश्मन की बंकर वगैरह उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सिंगल शॉट वेपन है जिसे एक ही सोल्जर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसकी कई वेरिएंट है, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से इसकी 84 CS-AST वर्जन को एक्वायर किया जा रहा है। इनको एंटी टैंक वेपन या एंटी पर्सनल रोल के अलावा लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स या नेवी में एम्फीबियस ऑपरेशन में अप्रोच करने वाले दुश्मन की लैंडिंग क्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले आर्मी की तरफ से कार्ल गुस्ताव सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन अभी इसको साब की इस नई सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इन सिस्टम की बात करें तो इनका रेंज इसकी वेरिएंट के हिसाब से और इसमें इस्तेमाल होने वाले वॉरेट के हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन इसको 300 मीटर से लेके 2100 मीटर तक रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और अभी हम भारत और चाइना के बीच चल रही बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात नहीं करने वाले। कल रात को मुझे आप ही में से किसी ने एक मैसेज भेजा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश की लोकल मीडिया में यह बताया जा रहा था कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से एक 17 साल के लड़के को अगवा कर लिया गया था। इसके बारे में कल अरुणाचल प्रदेश की MP तापिर गांव की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि जल्दी से जल्दी चाइना की तरफ से प्रॉपर मैकेनिज्म के अंदर मीराम तारण को भारत को वापस करना चाहिए। अभी चाइना पहली बार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले साल या 2020 के एंड में चाइना की तरफ से अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से एक इंडियन सिटीजन को किडनैप कर लिया गया था और पिछली बार भी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस इंडियन लड़के को अगवा किया गया था। वो जंगल में कुछ हब्स को कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था और इस बार भी वैसा ही कुछ सिस्टम सामने आ रहा है, यानी कि मिराम जंगल में जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था और इंडियन क्लेम के मुताबिक वो इंडियन साइड में ही मौजूद था, लेकिन चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से उनको वहां से अगवा कर लिया गया। अब इसके बारे में जो आर्मी को खबर दिया गया था, तो अभी आर्मी की तरफ से चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ हॉटलाइन पर बात किया जा रहा है और इंडियन सिटीजन को जल्द से जल्दी लोकेट करने के साथ साथ प्रॉपर बॉर्डर मैकेनिज्म के अंदर उसको भारत में वापस लाने के लिए कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है और इसके बारे में अभी पीपल लिबरेशन आर्मी को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।